नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। मतदान होने के साथ ही 699 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। उससे पहले चुनाव खत्म होने के साथ ही तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए। अधिकांश एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में बड़ा उलट फेर दिख रहा है और इस बार बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अगर एग्जिट पोल पर यकीन किया जाए तो ठीक है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरी माने तो एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को कम आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर रुझान वैसा ही रहा जैसा दिखाया जा रहा है तो उनकी स्थिति इतनी खराब होगी। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट शेयर आराम से मिल रहा है। हमें देखना चाहिए कि क्या हम वह वोट हासिल नहीं कर पाए या फिर हम उन्हें हासिल करने में कमज़ोर पड़ गए। एग्जिट पोल कभी सही होते हैं तो कभी गलत। बिहार में बसंत ऋतु के आगमन के साथ मौसम में बदलाव साफ नजर आ रहा है। ठंड का प्रकोप कम हो गया है और तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन दिन में तेज धूप और हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब शीतलहर की कोई संभावना नहीं है और फरवरी में गर्मी बढ़ने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 6 फरवरी के बाद ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ों पर संभावित बर्फबारी के कारण बिहार में सर्द हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 8 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे मौसम में और बदलाव आ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत शेखपुरा पहुंचे। उन्होंने 150 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा के क्रम में गगौर पंचायत में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं को देखा। इस अवसर पर गगौर पंचायत में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा मनरेगा से निर्मित पंचायत स्तर पर खेल का मैदान, पंचायती राज द्वारा निर्मित पंचायत सरकार भवन, शिक्षा विभाग के अंतर्गत कस्तूरबा विद्यालय घाट कुसुम्भा एवं मध्य विद्यालय गगौर का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त अमृत सरोवर के तहत जीर्णोद्वार सरोवर, समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी देखा। बिहार में अब सरकारी विद्यालयों के तीसरी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की टैबलेट से ऑनलाइन उपस्थिति बनेगी। आरंभ में यह काम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर जिले के 5 विद्यालयों में आरंभ होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल से जुड़ी रहेगी। उनके मूल्यांकन के परिणाम, एकेडमिक सत्र में पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम, पाठों का विवरण आदि को इस माध्यम से सिलसिलेवार ढंग से रखा जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए सभी संबंधित 6 जिलों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा 6 टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वर्दी के साथ एक भावनात्मक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, वर्दी एक युवा मन का सपना होता है, लेकिन इतनी सतत समर्पित सेवा के बाद चमड़ी ही वर्दी बन जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि नौकरी से आगे निकल बिहार की आबो हवा में मिलने का वक्त आ गया है। बता दें कि सुदीप लांडे ने 19 सितंबर 2024 को अपना इस्तीफा दिया था। उस समय पूर्णिया में बतौर आईजी के पद पर कार्यरत थे। काफ़ी लंबे समय बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर किया था। बता दें कि इस्तीफे के 117 दिनों के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी 2025 को उनका इस्तीफा स्वीकार किया था। पटना बिहटा आईआईटी में स्ट्रक्चरल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें कनाडा, नेपाल सहित देश विदेश के 2 दर्जन से अधिक एक्सपर्ट शामिल हुए। आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे सहित कई राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के एचओडी ने संबोधन में देश में ग्रीन फील्ड के तहत बन रहे एयरपोर्ट, रोड, बिल्डिंग्स पर अपने सकारात्मक और नई शोध के बारे में चर्चा की। पटना आईआईटी के डायरेक्टर ने कहा कि यह सेमिनार स्ट्रक्चरल और जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के ऊपर हो रहा है, जो सिविल इंजीनियरिंग के 2 पार्ट हैं। देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, देश में जिस तरह से गति आगे बढ़ रहा है, उससे इस 2 विषयों का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो निर्माण करना, दूसरा निर्माण के साथ गुणवत्तापूर्ण निर्माण करना। पटना आईआईटी
आज के दिन एक खुद में एक प्रयोगशाला है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है और ग्राउंड को भी बेहतर बनाना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आरएसएस के प्रचारक रहे बहादुर चौधरी के देहांत पर दरभंगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली के चुनाव में मौलाना साजिद रशीद को बीजेपी को समर्थन देने की अपील पर धन्यवाद देते हुए कहा कि मुसलमानों को उनसे सीखना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि हम तो मुसलमानों को पहले से ही गले लगाए हुए हैं। विभेद तो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जो उनकी बातों में आकर हमारे धार्मिक जुलूसों पर पत्थर बरसाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने अचानक राजभवन पहुंच गए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर राज्यपाल को अवगत कराया। वहीं राज्यपाल से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने मधुबनी में हुई घटना को लेकर राज्यपाल को जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मधुबनी की घटना बेहद दर्दनाक है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया है। पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक बन गए हैं। हर दिन बिहार में गोलियां चल रही है। कुछ लोग एक धर्म के लोगों को टारगेट बना रहे हैं। मधुबनी में ट्रेनी डीएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की हरकतें और बयान से लोगों का विश्वास उठ गया है। अपराधियों के बचाव में अधिकारी से लेकर मंत्री तक उतर गए। औरंगाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। लोजपा आरएससी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र पासवान ने बताया कि बीती रात असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है। सुबह करीब 4 बजे जब ग्रामीण टहलने निकले तो देखा कि प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ मनोज कुमार एवं एसडीपीओ कुमार ऋषि राज मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। घटना की गंभीरता को देखते हुए दाऊदनगर के एसडीओ और एसडीपीओ महावर गांव पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसडीपीओ ने बताया कि मोबाइल टावर के डेटा के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने भी घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई कई तरह की त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। जमाबंदी की वैधता की जांच और उसे लॉक अनलॉक करने की शक्ति अब अंचल अधिकारियों को दे दिया गया है। पहले यह अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया था, लेकिन काम में आशा के अनुरूप प्रगति नहीं होने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में निदेशक चकबंदी के सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है। राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया कि लॉक जमाबंदी में सरकारी भूमि शामिल होने पर अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख खोलकर उसकी जांच की जाएगी। सरकारी भूमि पाए जाने की स्थिति में संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत किया जाएगा। उसे उचित अवसर प्रदान करते हुए उसे रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। भूमि जमाबंदी को ऑनलाइन करने में बड़ा खेल किया गया। राजस्व में भूमि सुधार विभाग खुद स्वीकार कर रहा है कि डिजिटाइजेशन में कई तरह की त्रुटि रही। कुछ जमाबंदियों में रैयतों का नाम, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान से संबंधित विवरणों में गलती रह गई थी, लिहाजा रैयतों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं की जा सकी थी। इसके बाद शिकायत मिली कि अंचलों में ऐसी छूटी हुई जमाबंदियों को गलत तरीके से पंजी 2 में जमाबंदी कायम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उसे ऑनलाइन भी कर दिया गया। विभाग ने जानकारी दी है कि इस प्रकार की 9.65 हजार जमाबंदियों को छूटा हुआ बताकर ऑनलाइन किया गया है। वहीं इसे लेकर राजस्व भूमि सुधार विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई कई तरह की त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने का निर्णय लिया है।